हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आपको आज एक बहुत डिफरेंट सेशन मिलने वाला है जिसमें हम आपके बहुत सारे डाउट्स को जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले समय में वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई नया एस्पिरेंट हो या फिर 2 से 3 साल का कोई सीनियर प्लेयर हो, कोई भी हो इस फील्ड में, अगर यूपीएससी की तैयारी में वो लगा हुआ है तो उसके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आने वाले सेशंस में हम इसको और भी एक्सपैंड करेंगे। आपके डाउट्स जो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आज मिलेंगे उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे पहला डाउट है कि हाउ डू आई इवैल्यूएट द आंसर्स ऑन माय ओन। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का आप आंसर लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उस सब्जेक्ट की समझ है आपके पास तो आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप उसको करंट अफेयर से रिलेट करके रखो, या फिर अगर उसमें कुछ भी पूछा गया है तो आप उसके डेफिनेशन को जरूर से लिखो और हो सके तो बुकिश डेफिनेशन लिखो। साथ ही साथ अगर उस क्वेश्चन के 2-3 सब पार्ट्स हैं तो उन सभी पार्ट्स को अलग अलग करके कैटेगराइज करके आप उनको एड्रेस करो। जो भी आपका कंक्लूजन हो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ हो। साथ ही साथ अगर आपके बीच में कोई भी फ्लो चार्ट मिलता है या फिर जिससे कि आपका पूरा का पूरा स्पेस सेव हो जाता है, आपका आंसर छोटा हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाता है, तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। हमेशा ऐसा कोशिश कर सकते हैं आप कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या तो उनको आप हाईलाइट कर दें या तो आप उनको कीवर्ड्स के फॉर्म में हेडिंग डाल के लिखें। साथ ही साथ आपको ये भी कर सकते हैं कि जब आप आंसर्स को पूरा पढ़ें खुद से तो आपको एक फ्लो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो 3rd पॉइंट पर है, 4th पॉइंट पर है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपने पहले लिख रखा है। तो ये हायरार्की सही होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन है उसको सही तरीके से एड्रेस करने के लिए जितने भी डायमेंशन आपने पॉसिबली सोचा हुआ है उसको उन लिमिटेड वर्ड्स में हो जाए तो अच्छी बात है। लिमिटेशन के बाहर आंसर अगर आपका गया है तो वो भी बुरा है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को रफली इवेल्युएट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है कि कैन आई क्लियर द यूपीएससी इन 6 मंथ? शुड आई टेक द एग्जाम इन 2022 ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम स्क्रैच? देखो, इसके लिए तो क्या है कि 6 महीने हो, 5 महीने हो, 4 महीने हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इट आपको यूपीएससी की तैयारी जब समझ में आता है उस टाइम पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि कभी भी राइट टाइम नहीं होता कि ये बिल्कुल अभी नेक्स्ट ईयर का एग्जाम इस दिन है और आपको अब जाके ये बिल्कुल सही टाइम है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, कभी नहीं होगा। जब लगे, जैसे एक कहावत सुनी है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो यहां पर वही सिचुएशन है कि आपको लग गया ना कि यूपीएससी की तैयारी आज करनी है आज से, तो आप डेफिनेटली लग जाओ। हो सकता है 2022 में जो है वो अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो वो 2023 के लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन दे देगा। आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। द अर्लियर यू स्टार्ट द फॉरवर्ड यू आर। तो जितना आगे बढ़ना है उससे उतना ही पहले स्टार्ट करने की यहाँ पर एक फायदा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैन आई अप्लाई फॉर यूपीएससी इन 5th सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन? यूजुअली मुझे लगता है कि ये शायद इनका 6 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन होगा, 3 साल का। आप अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगता है। तो आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। आप यूपीएससी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे आप अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एट द एज ऑफ 28 द राइट डिसीजन? 28 साल हो, 30 साल हो, 24 साल हो, अगर यूपीएससी के एज लिमिट के अंदर आप आ रहे हो और आप इस प्रिपरेशन में आना चाहते हो, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू। यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीजन कोई नहीं ले सकता कि किसी का 1 साल में सिलेक्शन हो रहा है, 2 साल में, 3 साल में। कभी भी आ सकते हो। ईजी एंट्री है, ईजी आउट है, लेकिन आउट होने के टाइम पर थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। आपको वैसे भी आउट होना नहीं है। 28 साल की एज है, कोई भी एज हो, आप डेफिनेटली ये एक राइट डिसीजन है। अगर आपने ठान लिया है तो आप इस चीज़ को जरूर से स्टार्ट करो और जरूर प्रिपेयर करो। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बात हो अपने कंट्री को सर्व करने की या फिर अपने खुद के ग्रोथ की, हर डायमेंशंस में यूपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा क्या कोई क्रैक करने का मंत्र मिल जाता है जो लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई मंत्रा नहीं है। वी हैव बीन इन टच विद सो मेनी टॉपर्स और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप इसको इस तरीके से समझो कि यूपीएससी एक चेस गेम जैसा है। चेस गेम में क्या चाहिए होता है, आपको अपनी चालें चलनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि आप 5 मूव में भी सामने वाले को हरा दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 25 मूव्स लग जाएं सामने वाले को हराने में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पूरी एनर्जी के बाद सामने वाला जीत जाए। तो सारे सिचुएशंस हैं यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कोई मंत्रा नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करनी पड़ती है और उसके हिसाब से अपनी चाल चलनी पड़ती है। इट विल बी द रिजल्ट जो कि डिक्लेयर करेगा कि आप जीते कि आप हारे। लेकिन हार जीत के हिसाब से प्रिपरेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इफ यू आर पुटिंग ऑल ऑफ यू इनटू दिस एग्जाम तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। और रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ना यूपीएससी फील्ड का ही हो। रिजल्ट जहां पर भी आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर आपने इस फील्ड में अच्छा खासा इफर्ट किया है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अटेम्प्ट आने तक एंड उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होना, सो अब क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? ओके, यूजुअली 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप अभी भी सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो। अगर ऐसा है आपके साथ कि अभी 3 साल के बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आपका मेंस का तैयारी पूरा हो चुका होगा, बट स्टिल अगर आज भी आपके मेंस की तैयारी पूरी नहीं है और आप प्रीलिम्स में ही फंसे हुए हो, तो ये भी आपकी एक वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस साल आप अपनी मेंस स्ट्रैटेजी में फंसिए बहुत तेजी से और पूरा कंप्लीट करिए। प्रीलिम्स के लिए आप कुछ स्मार्टली एनालाइज करिए अपने पिछले 3 साल के पेपर्स को कि आपने क्या मिस्टेक्स कमिट किए हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस थोड़ा और अपने आप को बढ़ा सकते हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सीसैट में बार बार डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं, अब क्या रोज सीसैट के लिए टाइम देना सही होगा? देखो, अगर आपको सीसैट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी इसमें सीसैट में 33% सिक्योर कर सकते हैं, तो आप उतना ही एनर्जी इसमें लगाइए जिसने कि 33% सिक्योर हो जाए। उससे एक्स्ट्रा लगाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, तो आपको बस इसे किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई करना है। इफ यू आर गेनिंग 34% मार्क, 35% मार्क, तो भी आपका कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने प्रीलिम्स में कितना स्कोर किया था। मेंस मैटर करता है, तो आप फोकस वहां रखिए। आपको लगता है सीसैट में थोड़ा बहुत टच में हमेशा रहना चाहिए, तो आप रेगुलरली रह सकते हो डेफिनेटली, लेकिन टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर की बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कोई ऑल्टरनेट है इसका? देखो, एक तो ऑल्टरनेट ओनली आईएएस की बुक ही है। अब आप बोलोगे कि ये तो प्रमोशन हो गया, लेकिन एक सेक्शन है यहाँ पर कि आर्ट एंड कल्चर की बुक्स के लिए आप डेफिनेटली ओनली आईएएस की बुक को रिफर कर सकते हो। एट द सेकेंड टाइम आपको 11th क्लास की एक एनसीईआरटी की बुक आती है ना, पिंक कलर वाली, और इसका भी एक इजी सॉल्यूशन ये है कि यूट्यूब चैनल पर हमने 2-3 कंपाइलेशंस आर्ट एंड कल्चर के बनाए हैं, वही 11th वाली एनसीईआरटी का है। एक किताब आती है नितिन सिंघानिया, उसको भी हमने पूरा कवर कर दिया है, तो आप डेफिनेटली उन 2 वीडियोस को भी पूरा देख सकते हो। लंबी वीडियोस हैं, 4-4, 6-6 घंटे की, लेकिन डेफिनेटली आप देखोगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनसीईआरटी रियली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूपीएससी सीएसई? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस बनाता है। अगर आप अपने बेस से वंचित हो, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आगे के सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ोगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी कि आप किसी सब्जेक्ट में कितने वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको और बेसिक डिटेल्स का डिमांड करता है। तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आपने एम लक्ष्मीकांत के लिए, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो उसमें कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो यू कैन गो फॉर क्लास 6, 7, 8 पॉलिटी एनसीईआरटी। लेकिन आपको लगता है कि चीजें समझ में तो आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डाउट है, तो उस रेस्पेक्ट में देख लो कि उसका बेसिक चैप्टर कहां पर दिया है। हो सकता है क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका काम बन जाए। तो आप चूज ही रहो एनसीईआरटी में, कोशिश करो कि कम से कम पढ़नी पड़े, और लेकिन अगर पढ़नी पड़े तो पढ़ लो, उसके लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग ए टाइम टेबल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी 2022 बिकॉज टाइम इज वेरी लेस? ठीक है, आपको टाइम टेबल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि प्रारंभ बैच है, आप चाहो तो उसका शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और वेबसाइट पर भी जाके आप प्रारंभ का शेड्यूल ले सकते हो। बट स्टिल इफ यू वांट टू नो द पॉइंट्स, तो उसके लिए आपको सिंपली कैसे स्टार्ट करना होता है। सपोज करो कि आपके पास 25 सब्जेक्ट हैं, 20 या 25 सब्जेक्ट हैं, और सपोज करते हैं आज से प्रीलिम्स तक के टाइम में आपके पास 250 दिन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन का टाइम पीरियड आपके एक सब्जेक्ट के लिए मिलता है। बट क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप सब्जेक्ट के सब्जेक्ट बेसिस पर कोई 15 दिन लेगा, तो कोई 7 दिन ही लेगा, कोई 5 दिन लेगा, कोई 3 दिन भी ले सकता है। तो उस हिसाब से आप अरेंज करो कि मेंस वाले सब्जेक्ट्स अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अभी रखो, मेंस के थोड़े बीच में रखो, और प्रीलिम्स आते आते फिर से प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट रखना। प्रारंभ वाले शेड्यूल में फिलहाल ऐसा ही कुछ शेड्यूल है, बट स्टिल आप अपने हिसाब से, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से आप उसको रीअरेंज करके एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी नीड टू रिवाइज द एनसीईआरटी फॉर द यूपीएससी बिफोर स्टेपिंग इनटू स्टैंडर्ड बुक्स? यहाँ पर ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है एक्चुअल में। फिर से मैं वही वाला आंसर दूंगा कि डिपेंड्स अपॉन योर नीड, योर नेसेसिटी, कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना बेस की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको बेस की जरूरत है, यू गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार भी पढ़ सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको उससे समझ वाली चीजें लेनी है, केवल उसको बहुत ज्यादा रटना नहीं होता है कि आपको बार बार रिविजन चाहिए। तो एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो आप उसको बहुत बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलता है। एनसीईआरटी इज जस्ट फॉर द फाउंडेशन, बाकी डिटेल्स आपको करंट अफेयर्स में, आपके स्टैंडर्ड बुक्स में वगैरह वगैरह सब जगह मिल जाती है। जहां पर भी कॉन्सेप्ट वीक हो, उस चीज के लिए डेफिनेटली एनसीईआरटी पर रिफर करो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट कंपल्सरी टू मेक द न्यूज़पेपर एंड जीएस नोट्स फॉर यूपीएससी इफ द एस्पिरेंट इज वर्किंग प्रोफेशनल एंड व्हाट इज द अल्टरनेटिव इफ वन डज नॉट हैव टाइम टू डू सो? वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है इसमें कि आप नहीं मैनेज कर सकते हो, हर चीज़ नहीं लिख सकते हो। इसमें एक सॉल्यूशन ये है कि आप कम चीज़ें लिखो। जैसे मान लो आज आपने हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन यहाँ पर सुना ओनली आज के प्लेटफॉर्म पे, और आपको इस 2-3 आर्टिकल्स में 1-2 पॉइंट्स अच्छे लगे, आप केवल वो 1-2 पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम आते आते बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अस जो आपको अच्छे मटेरियल्स दे देते हैं। जैसे कि मेंस के लिए अभी हमने प्रहार एक मटेरियल दिया हुआ है, तो प्रहार को आप प्रीफर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो आप करंट अफेयर्स में उड़ान प्लस को देख सकते हो, स्टैटिक पोर्शन में जाना है तो उड़ान को देख सकते हो। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू इट। आपको हर बार जरूरी नहीं है कि आप कंपाइलेशन करो, लेकिन हाँ 1-2 पॉइंट्स अगर आप नोट करने से आपका एक अच्छा खासा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है, जो कि आंसर्स में हूबहू रिफ्लेक्ट होगा, जो कि यूनिक है और इंटरेस्टिंग है एंड एट द सेम टाइम बहुत इनोवेटिव है, तो डेफिनेटली उसको जरूर से लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोंगिंग टू अ हिंदी मीडियम स्कूल डिड दैट अफेक्ट द वे यू इंटरेक्ट विद इंटरव्यू पैनल? बिल्कुल भी नहीं। आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो, रैंक 13 इस बार गौरव बुदानिया, आप डेफिनेटली उनका इंटरव्यू आपने इस चैनल पर देखा होगा। तो वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया था, जबकि उनका बाकी का मीडियम जो है वो इंग्लिश था। तो मैटर नहीं करता, इवन जैसे मैं अभी यहाँ पर जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर ये भी आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ पर ये नहीं चेक करते हैं कि आप कितना ज़्यादा फ्लुएंट है इंग्लिश बोलने में, कितना ज़्यादा फ्लुएंट है हिंदी बोलने में, बल्कि वो ये चेक करते हैं कि आपका नॉलेज कितना बढ़िया है, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो आप जिसमें अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो वो लैंग्वेज चूज करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो हिंदी है या इंग्लिश है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द लास्ट अटेम्प्ट इज द मीडियम चेंज डिसीजन राइट और नॉट? देखो मैं तो कभी नहीं बोलूंगा इसके लिए। मीडियम चेंज करना है इज लाइक आपको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और लास्ट अटेम्प्ट में हो आप, मतलब पिछले 5-6 सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो एंथुसियाज्म आपके पहले दूसरे अटेम्प्ट में होगा वो तो फिलहाल अभी होगा नहीं। तो सिमिलरली आप ये भी सोच सकते हो कि इंग्लिश में या फिर चेंज करने से लैंग्वेज आपको वो एंथुसियाज्म मिलेगा नहीं, इसीलिए आप कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इट्स गुड कि आप अपने हिंदी की चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सा उसको सब्सटेंशिएट करो कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, देखो कि कहाँ पर लैक कर रहे हो, करंट अफेयर्स में मुश्किल आ रही है या फिर कौन सा सेक्शन है जो कि वीक है, जिसको आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उस पर वर्क करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा से स्कोर दिला पाएगा रादर देन स्विचिंग योर मीडियम इन द लास्ट अटेम्प्ट। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। आगे हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कशंस को लेके आएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं ना, आप इनको फटाफट से नीचे टाइप कर दो, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियोस में उनको भी इंक्लूड कर लें और आपके उन डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आशा करता हूं कि ये डाउट डिस्कशन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।